की तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी उस आलीशान होटल के पास ला दिया था। बच्ची अपने रौबीले चेहरे को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई और अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोली, हम अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसे में उन्हें अचानक से ये झटका हम नहीं दे सकते, और श्रीनिका को कोई कुछ कहेगा ये हमसे सहन नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए होटल रूम बुक कर लीजिए और आप और सब लोग मिलकर डिनर कर लीजिए। हम राणावत मेंशन जाकर आते हैं। सबसे पहले तो अपनी सगाई को रद्द करवा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबको बता देंगे कि हम शादी कर चुके हैं और हमें श्रीनिका के साथ ही रहना है उम्र भर। विहान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेंगे हम, लेकिन फिलहाल हमारी भाभी और बहन से क्या कहना है? प्रख्यात ने मुड़कर सच्ची शिद्दत और जुनून से गाड़ी में खामोश सी बैठी अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, इन्हें तो हम सब समझा देंगे, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। प्रख्यात की निगाहों में बेपनाह जुनून नजर आ रहा था श्रीनिका के लिए। विहान वहां से चला गया होटल रूम बुक करने के लिए। राणावत जी ने श्री की तरफ का दरवाजा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए आदर और शिद्दत से बोले, आइए मिसेस राणावत। उसके मुंह से मिसेस राणावत सुनकर श्रीनिका का दिल हर बार धक धक करता। एक अलग ही सुकून और सुख मिल रहा था उसे, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़ी नजाकत से गाड़ी से बाहर निकलकर तुरंत अपना हाथ छुड़ा दिया और सिर पर पल्लू लेने लगी। प्रख्यात उसे अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था और देखे ही जा रहा था। कितनी खूबसूरत और सौम्य है, कितनी नाजुक सी और मनमोहक सी है। इसके आसपास आने से ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, चंदन की महक आने लगती है, जिससे एक अलग ही नशा छाने लगता है। राणावत जी ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अपनी दमदार आवाज में बोली, आइए। प्रख्यात और श्रीनिका आगे बढ़ने लगे। श्री दुबक कर अपने पति के पीछे पीछे चल रही थी। उसके लिए इतना बड़ा होटल देखना, ऊपर से इतने बड़े शहर में आना कोई आम बात नहीं थी। वो तो आसपास के लोगों से डर रही। उसे किसी पर यकीन नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जमाना बहुत खराब हो चुका है और एक स्त्री इस जमाने में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। राणावत जी अपनी पत्नी के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो डर रही थी, घबरा रही थी। तभी राणावत जी ने उनका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ तेजी से अंदर ले गए। रिसेप्शन के पास विहान उन्हें मिल गया और होटल के मैनेजर के साथ वो सब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर उनके सामने 4 लिफ्ट आई, तो विहान और मैनेजर एक लिफ्ट में घुस गए और दूसरी लिफ्ट में प्रख्यात और श्रीनिका जाने वाले थे। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा और ये देखकर प्रख्यात से पहले ही श्रीनिका ने लिफ्ट का बटन दबाया और उसे रोक दिया। ये देखकर तो राणावत जी को काफी हैरानी हुई कि ये लड़की तो बड़ी फास्ट है। प्रख्यात उसे अपनी तेज नजरों से घूरने लगा। तभी वो धीमी आवाज में बोली, सॉरी। प्रख्यात के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया और सीधा 10वें फ्लोर पर पहुंच गए। मैनेजर ने रूम का दरवाजा खोल दिया और प्रख्यात को ग्रीट करते हुए बोला, वेलकम सर, हैव अ ब्यूटीफुल नाइट। ये सुनकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और उन्होंने अपनी निगाहों में कई अरमान और इच्छाएं पूरी करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी की तरफ देखा, तो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो खामोशी से सिर झुकाकर खड़ी थी। ये देखकर राणावत ने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को लेकर रूम के अंदर चले गए और विहान बगल में अपने रूम में चला गया। श्रीनिका को सोफे पर बैठा दिया और मैनेजर के जाते ही राणावत जी रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर श्रीनिका घबराने लगी और खुद में सिमटने लगी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया और अपने होठों को आपस में खींचने लगी। प्रख्यात अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए अपनी बीवी को देखते हुए उसके पास आया और उसके लिए ग्लास में पानी लेते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, मिसेस राणावत। ये सुनते ही श्रीनिका का तन बदन फिर से सिहर उठा, पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। सच में इस इंसान की तो आवाज भी कितनी आकर्षक और शानदार है, जो किसी को भी मोहित कर दे। प्रख्यात उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आया, उसके पास सोफे पर उससे उचित मर्यादित दूरी बनाकर बैठ गया और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, हम आपको बुला रहे हैं मिसेस राणावत। श्रीनिका झेप गई और अपनी चूड़ियों को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, जी जी राणावत जी। प्रख्यात उसकी लाल चूड़ियों को देखते हुए बोला, पानी पी लीजिए, उसके बाद आपके लिए खाना मंगवा देते हैं। अच्छे से खाना खा लीजिएगा और हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस लौट आएंगे।
ये सुनकर न जाने क्यों लेकिन श्रीनिका को अजीब सा दर्द हुआ कि उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा है, लेकिन वो हक भी नहीं जता सकती। उसने हाँ में गर्दन हिला दी और पानी का ग्लास अपने नाजुक हाथ से ले लिया। श्रीनिका अपने पतले और कोमल होठों से पानी का ग्लास लगाए पानी पी रही थी और ये देखकर प्रख्यात के गले का पानी सूख रहा था। पूरे बदन में आग लग रही थी और तलब भरी निगाहों से उसके रसीले होठ दिख रहे थे, लेकिन उसने अपनी नजरें हटा ली और कहा, हम आते हैं। विहान यही बगल वाले रूम में है, कोई काम हो तो उन्हें बुला लीजिए और एक काम कीजिए, अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। श्रीनिका धीमी आवाज में बोली, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, वो शायद मेरे बैग में है। प्रख्यात ने एक तरफ से उसके बैग में से उसका पुराना सा फोन निकाला तो उसे बुरा लगा। उसने गहरी सांस ली, श्रीनिका का नंबर सेव कर लिया और अपना नंबर उसके फोन में सेव करके फोन उसे देते हुए बोला, ये लीजिए, इसे अपने पास ही रखना, अब हम चलते हैं। श्रीनिका ने अपना फोन लिया और राणावत जी शिद्दत से उसे देखते हुए रूम से बाहर जाने लगी। ये देखकर श्री की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अपने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे रूम के दरवाजे पर आई और उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगी। प्रख्यात का दिल भी धक धक कर रहा था। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी अपनी पत्नी को छोड़कर जाने की, लेकिन मजबूरी थी। रूम के बाहर विहान खड़ा था। रूम से बाहर आते ही राणावत जी ने अपनी पत्नी को शिद्दत और तड़प से देखा और बोले, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी आएंगे। श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दुखी होने लगी। वो नहीं चाहती थी कि प्रख्यात उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो हक जताकर उसे रोक भी नहीं सकती थी। वो तड़प से अपने पति को वहां से जाते हुए देखती रही और राणावत जी वहां से चले गए। उनके जाते ही श्रीनिका के उदास चेहरे को देखकर विहान बोला, भाभी बोलूं या बहन बोलूं आपको? श्रीनिका नजरें झुकाकर अपनी मीठी आवाज में बोली, जो आपको अच्छा लगे भैया। हाँ, तो ऐसा करूंगा, 6 महीने बहन और 6 महीने भाभी बोलूंगा। चलो अब आप आराम करो, कुछ देर बाद आपके रूम में डिनर पहुंच जाएगा। श्रीनिका ने हाँ कहा और रूम के अंदर चली गई। वही प्रख्यात दुखी मन से राणावत मैंशन की तरफ बढ़ने लगा। वो अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जाना जरूरी था। कुछ देर बाद उसकी रेंज रोवर कार राणावत मैंशन के लॉन में आकर रुकी और एक सर्वेंट भागते हुए अंदर आकर बोली, छोटे मालिक साहब आ गए हैं। सर्वेंट की बात सुनकर हॉल में बैठे पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। शिप्रा जी और रवीना जी तुरंत महल के द्वार पर पहुंच गई और अपनी तड़प भरी निगाहों से खुशी और प्यार लिए अपने बेटे का इंतजार करने लगी। गार्ड ने दरवाजा खोला तो हमारे प्रख्यात राणावत जी अपनी शान और रौब से गाड़ी से बाहर निकल आए और अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए अपनी काली गहरी निगाहों से सामने खड़ी अपनी माँ और मासी को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। गजेंद्र जी और मानसिंह जी भी द्वार पर पहुंच गए और अपने लाडले को देखकर बहुत खुश हुए। प्रख्यात उन सबके पास आया और उसने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। शिप्रा जी ने उसका चेहरा थामा और खुशी से बोली, हमारे बेटे आ गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, अब कल सगाई अच्छे से हो जाएगी। काव्या बहुत खुश है और अब आपको भी खुश हो जाना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सीरियस हो गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग। सिर्फ है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ रही थी। भाग 18। गार्ड ने दरवाजा खोला तो हमारे प्रख्यात राणावत जी अपनी शान और रौब से गाड़ी से बाहर निकल आए और अपने शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए अपनी काली गहरी निगाहों से सामने खड़ी अपनी माँ और मासी को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। गजेंद्र जी और मानसिंह जी भी द्वार पर पहुंच गए और अपने लाडले को देखकर खुश होने लगे। प्रख्यात उन सभी के पास आया और उसने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिप्रा जी ने उसका चेहरा थाम लिया और खुशी से बोली, हमारे बेटे घर आ गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब कल सगाई अच्छे से हो जाएगी। काव्या बहुत खुश है और अब आपको भी खुश हो जाना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर प्रख्यात के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सीरियस हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका मन कर रहा था कि वो साफ तौर पर कह दे कि उसे किसी से सगाई नहीं करनी, उसकी शादी हो चुकी है और अब वो जिंदगी भर अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहता है। उसने भावहीन अंदाज में अपनी दमदार आवाज में कहा, सगाई के अलावा भी कोई और टॉपिक हो सकता है क्या इस घर में माँ? शिप्रा जी और बाकी सभी को थोड़ी हैरानी हुई उसकी बात सुनकर, लेकिन शिप्रा जी अपना सिर पीटते हुए बोली, उफ़, माफ कीजिए बेटा, हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, आप जानते ही हैं। खैर आइए, आपका स्वागत है। प्रख्यात ने हाँ कहा और हल्की मुस्कान लिए बंगले के अंदर जाने लगा, लेकिन रवीना जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। आज उनके बेटे का मिजाज कुछ ठीक नहीं था। वो एकटक प्रख्यात को देख रही थी।
और अंदर जाते हुए प्रख्यात ने भी उनकी तरफ देखा और इस तरह देखा है जैसे रवीना जी एक बार में ही समझ गई कि आज उनका बेटा बेचैन है और बहुत कुछ कहना चाहता है। वो सब लोग बंगले के अंदर आ गए और प्रख्यात के इर्द गिर्द बैठकर खुशी से उससे बातें करने लगे। लेकिन राणावत जी बेचैन हुए जा रहे थे। उन्हें अपनी नई नवेली दुल्हन की चिंता हो रही थी। बार बार उसके ख्याल आ रहे थे। एक तो सीधी लड़की, ऊपर से इस अनजान शहर में अकेली यूं होटल में कैसे रह रही होगी। ये सब सोचते हुए राणावत जी को गुस्सा आ रहा था। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि उन्हें अपने घर वालों से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। कोई समझ पाए या ना पाए, लेकिन रवीना जी को सब समझ आ रहा था कि उनका बेटा ठीक नहीं है। रवीना जी उसकी सिचुएशन देखते हुए बोली, आप सब लोग अब क्या पूरी रात बातें करते रहेंगे? अरे मेरा बेटा थोड़ा आराम कर ले, सगाई कल है तो बस कल देख लेंगे। रवीना जी के इतना कहते ही प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी दमदार आवाज में सीधे और सटीक शब्दों में बोला, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और गजेंद्र जी बोले, हाँ बेटा कहिए। प्रख्यात ने एक नजर अपनी मासी की तरफ देखा तो वो अपनी भारी आवाज में बोला, हम ये सगाई नहीं करना चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं। प्रख्यात की बात सुनकर सबके अब होश उड़ गए और शिप्रा जी का दिल धक धक करने लगा। उनकी सांसें तेज होने लगी। रवीना जी को भी काफी हैरानी हुई और वो एक टक प्रख्यात का चेहरा देखती रही। तभी गजेंद्र जी चिंतित होकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं बेटा? अचानक से क्या हुआ? प्रख्यात जैसे ही कुछ कहने लगा और श्रीनिका के बारे में बताने लगा तभी उसकी माँ तुरंत बेहोश हो गई। ये देखकर सब लोग घबरा गए। प्रख्यात की तो हालत ही खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ को गोद में उठा लिया और उन्हें लेकर रूम में चला गया। मान सिंह जी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगा दिया और बाकी सब प्रख्यात के पीछे पीछे रूम में आ गए। गजेंद्र जी के तो पसीने छूटने लगे, उनकी सांसें भी तेज होने लगी। वो अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। प्रख्यात ने अपनी माँ को बेड पर लिटा दिया और घबराते हुए उनके गाल थपथपाते हुए बोला, माँ उठिए, माँ प्लीज आंखें खोलिए। गजेंद्र जी घबराते हुए अपनी पत्नी के पैर मसल रहे थे और रवीना जी उनके हाथ मसल रही थी। सबकी हालत खराब हो चुकी थी। सारी खुशियां एक झटके में गायब हो चुकी थी। प्रख्यात एक टक अपनी माँ के खामोश चेहरे को देख रहा था और अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर पहुंच गए। डॉक्टर के आते ही सभी लोग रूम से बाहर चले गए, लेकिन प्रख्यात और रवीना जी रूम के अंदर ही खड़े रहे। डॉक्टर ने शिप्रा जी का इलाज किया और बोले, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्हें किसी तरह का टेंशन हुआ है, जिस वजह से इनके दिमाग पर और दिल पर असर पड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हार्ट की पेशेंट है और बहुत नाजुक है, तो इनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिनसे इनको सदमा लगे, वरना हम आपको कह सकते हैं कि अगर दूसरी बार इनको हार्ट अटैक आता है तो फिर इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो सके तो इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम इन्हें दवाई दे रहे हैं, ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर प्रख्यात दंग रह गया। उसने गुस्से में आकर दीवार पर जोर से मुक्का मार दिया और ये देखकर रवीना जी घबरा गई। वो उसे रोकते हुए बोली, हे राम, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना गुस्सा मत कीजिए, हमारी जान अटक जाती है आपको दुखी देखकर। प्रख्यात बेचैन होकर तुरंत अपनी मासी के गले लग गया और बेताबी से बोला, हम मर जाएंगे लेकिन काव्या से सगाई नहीं करेंगे और अपनी माँ को भी कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर रवीना जी हैरान रह गई और प्रख्यात के चेहरे को थाम कर बोली, बेटा शांत हो जाइए, चलिए चलिए हमारे साथ, हमें बात करनी है आपसे। प्रख्यात तुरंत रूम से बाहर निकलकर सीधा ऊपर अपने रूम की बालकनी में चला गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसे अपनी पत्नी को सारे हक और खुशियां देनी है। उसे इस घर की बहू बनाकर इस घर में लाना है और हर तरह की खुशी और हर तरह की सुख सुविधा देनी है। लेकिन वो अपनी माँ से कैसे बात करे, क्योंकि वो तो सगाई की बात सुनकर ही बेहोश हो गई थी। प्रख्यात परेशान हुए जा रहा था और तभी रवीना जी वहां पर आई और उसे इस तरह बेचैन और बेसब्र देखकर उसके पास आकर बोली, बेटा हुआ क्या है आपको? आप तो इतने धैर्यशील पुरुष हैं, तो आज ये बेसब्री और बेचैनी कैसी है? और आपने सगाई के लिए मना क्यों किया? अपनी मासी को पूरी बात बताइए, चल क्या रहा है आपके मन में? प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से और तड़प के मिले जुले भाव से बोला, मासी, हम काव्या से सगाई नहीं कर सकते और करना चाहते भी नहीं है। हम किसी और की अमानत है, किसी और के लिए है हम, और जिंदगी भर उन्हीं के लिए जीना और मरना चाहते हैं। प्रख्यात के जुनून और तलब को देखकर रवीना जी को अजीब सी घबराहट होने लगी और वो उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा प्लीज पूरी बात बताइए, हमें डर लग रहा है, आप क्या कह रहे हैं? प्रख्यात सीधे सटीक शब्दों में अपनी दमदार आवाज में बोला, हमने शादी कर ली है, हमें हमारी पत्नी मिल चुकी है
जो हमारा इंतजार कर रही है। प्रख्यात के मुंह से ये सुनकर तो रवीना जी के हाथ पैर फूलने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका लाडला ये सब बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रख्यात अपने बड़ों को बताए बिना कभी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकता। रवीना जी घबराने लगी और लड़खड़ाने लगी। तभी प्रख्यात ने उनका हाथ पकड़ लिया और शिद्दत से बोला, जानते हैं कि इस परिवार का एक अहम नियम तोड़ा है हमने, लेकिन सच कह रहे हैं, रत्ती भर अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही था, जिसमें हमारे दिल और दिमाग ने हमारा पूरा साथ दिया। वो कन्या भले ही आप सबकी पसंद नहीं है, लेकिन वो इस घर की एक बेहतरीन बहू साबित होगी, क्योंकि वो एक बेहतरीन इंसान है और हम उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए आज सगाई को रद्द करवाने के लिए ही आए हैं और करवा कर ही रहेंगे, और कल ही अपनी पत्नी को पूरी इज्जत और सम्मान के साथ इस महल में लेकर आएंगे और उन्हें उनके सारे हक और अधिकार देंगे। प्रख्यात का ऐसा रूप देखकर रवीना जी तो हैरान रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका प्रख्यात घर के नियम को तोड़कर भी खुश है। रवीना जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और परेशान होकर बोली, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? जीजा जी और दीदी को पता चला तो उनकी हालत खराब हो जाएगी और समाज में हमारे खानदान की नाक कटेगी, वो अलग। आपको सब लोग अपना आदर्श मानते हैं और आपने ही छुपकर शादी कर ली। ये बहुत गलत है बेटा। अपनी मासी की बात सुनकर प्रख्यात को गुस्सा आ गया। उसने उनका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से बोला, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मासी। बिना सच जाने आप हमें ब्लेम कर रही है। हमने कोई छुपकर शादी नहीं की। अरे हम तो छाती ठोक कर पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमने श्रीनिका से शादी की है और अपनी मर्जी से की है। रुकिए, आपको पूरी बात बताते हैं। इतना कहकर प्रख्यात ने रवीना जी को वो सब कुछ बता दिया जो उसके साथ मनाली में हुआ था। एक एक बात और एक एक घटना उसने अपनी मासी को बता दी, जिसे सुनकर रवीना जी की आंखें भर आई और उनके मुंह से बस इतना निकला, वो बच्ची कैसी है? ये सुनते ही प्रख्यात चेयर पर बैठ गया। अपने माथे को मसलते हुए बेताबी से बोला, शी इज नॉट फाइन। उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें इस परिवार की जरूरत है। हम सबको उनके बारे में बता देंगे और कल ही उन्हें महल लेकर आएंगे। प्रख्यात की बात सुनकर रवीना जी घबराती हुई बोली, नहीं बेटा, अभी आप ऐसा कुछ मत कीजिए। आपने देखा नहीं दीदी की क्या हालत हो रखी है, और ऐसे में आप उन्हें अपनी शादी की बात बताएंगे तो उन्हें और सदमा लग जाएगा और हार्ट अटैक आ गया तो हम सब क्या करेंगे? नहीं नहीं, हम अपनी दीदी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। प्रख्यात गुस्से से बोला, और हमारी पत्नी के हक और खुशियों का क्या? वो हमारी पत्नी है, इस खानदान की बड़ी बहू है। हम सभी की तरह अब वो भी इस घर की मालिक है, परिवार की सदस्य है, और हम उन्हें उनका हक दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ को हम संभाल लेंगे। इतना कहकर प्रख्यात वहां से जाने लगा। तभी रवीना जी उसके सामने आ गई और हाथ जोड़कर लाचारी से बोली, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, हम आपसे हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों के लिए ये सच छुपाने के लिए कह रहे हैं। बस एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों मिलकर उन्हें आपकी शादी और हमारी बहू के बारे में बता देंगे। आप बस कुछ दिनों के लिए इस बात को और हमारी बहू को सबसे छुपा कर रखिए। प्रख्यात क्रोध से बोला, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कायरों का काम है, प्रख्यात सिंह राणावत के नहीं। हम अपनी पत्नी को उनका हक दिलाकर रहेंगे और सबको हमारी बात माननी होगी, वरना। रवीना जी चिंतित होकर बोली, प्रख्यात आपको हमारी कसम है, अगर आपने अभी जाकर सबको सच बताया तो आप अपनी मासी का मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये सुनकर राणावत जी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने आसपास टेबल चेयर को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी मासी की कसम के खिलाफ नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मासी पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। अपने बेटे को इस तरह करते देख रवीना जी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए बोली, हम वादा करते हैं आपसे कि श्रीनिका बहू को उनकी सारी खुशियां और हक मिलेंगे। वो बहुत जल्द पूरे मान और सम्मान के साथ राणावत परिवार में शामिल होंगी, लेकिन बस कुछ दिनों तक रुक जाइए, तब तक दीदी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि अब किसी भी तरह का झटका सुनने की सिचुएशन में नहीं है वो। उन्हें ठीक होने दीजिए प्लीज, यकीन कीजिए हमारा। प्रख्यात अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे मासी, लेकिन हम आपको कुछ दिनों की मोहलत देते हैं। उसके बाद हम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ जाएंगे। और हाँ, एक बात हमारी भी सुन लीजिए, कल सगाई नहीं होगी, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। इतना कहकर वो तुरंत अपनी माँ के रूम में चला गया और ये देखकर रवीना जी भी उसके पीछे पीछे चली गई। रूम में आते ही प्रख्यात ने देखा उसकी माँ उदासी से बैठी हुई थी।
उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और कमजोरी साफ दिख रही थी। ये देखकर राणावत जी को दुख हुआ। वो अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर शालीनता से बोले, अब कैसा फील कर रही है आप? गजेंद्र जी, मान सिंह जी और रवीना जी एक तरफ खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। शिप्रा जी आंखों में आंसू लिए उदासी से बोली, क्यों नहीं करनी आपको ये सगाई? प्रख्यात ने अपनी माँ के बिखरे बालों को ठीक करते हुए अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से कहा, बुरा मत मानिए माँ, हम कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं। शिप्रा जी बेचैनी से बोली, कहिए प्लीज। हमने आज तक आप सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, हर नियम कायदे को माना है और आगे भी आप सबके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन आज हम अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं कि हम काव्या से सगाई नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, और वजह हम आपको जल्दी बता देंगे। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी की सांसें तेज होने लगी। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और ये देखकर सब लोग घबराने लगे। लेकिन प्रख्यात ने उनके माथे को छूमा और कहा, अपने बेटे की बात मान जाइए, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं, बस जल्दी से ठीक हो जाइए और मिस्टर मेहता से कहकर सगाई को रद्द करवा दीजिए। शिप्रा जी और बाकी कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। प्रख्यात ने सबका मुंह जो बंद कर दिया था। अब उसे जल्दी से अपनी माँ के ठीक होने का इंतजार है। उसके बाद वो अपनी बीवी को राणावत मेंशन लेकर आएगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ भाग 19। प्रख्यात ने अपनी माँ के बिखरे बालों को ठीक करते हुए अपनी दमदार आवाज में मगर आदर से कहा, बुरा मत मानिएगा माँ, हम कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, लेकिन कुछ कहना चाहते हैं। शिप्रा जी बेचैनी से बोली, कहिए प्लीज। हमने आज तक आप सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है, हर नियम कायदे को माना है और आगे भी आप सबके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन आज हम अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं कि हम काव्या से सगाई नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते, और वजह हम आप सबको जल्दी बता देंगे। प्रख्यात की बात सुनकर शिप्रा जी की सांसें तेज होने लगी। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और ये देखकर सब लोग घबराने लगे। लेकिन प्रख्यात ने उनके माथे को चूमा और कहा, अपने बेटे की बात मान जाइए, बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं, बस जल्दी से ठीक हो जाइए और मिस्टर मेहता से कहकर सगाई को रद्द करवा दीजिए। शिप्रा जी और बाकी कोई कुछ नहीं बोल पा रहे थे। प्रख्यात ने सबका मुंह जो बंद कर दिया था। अब उसे जल्दी से अपनी माँ के ठीक होने का इंतजार है। उसके बाद वो अपनी बीवी को राणावत मेंशन लेकर आएगा। शिप्रा जी उदास होकर अपने बेटे को देखने लगी। तभी गजेंद्र जी बोले, लेकिन अचानक से हुआ क्या है आपको? आपकी शादी का फैसला लेने का हक तो हमें ही है ना, तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मासी की तरफ देखा तो रवीना जी ने लाचारी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए और राणावत जी अपनी मुट्ठी भींचे हुए अपनी दमदार आवाज में बोले, हाँ, लेकिन हम काव्या से शादी नहीं करना चाहते, और पहली बात तो ये कि अभी हम शादी करना ही नहीं चाहते। कुछ वक्त तक रुक जाइए आप सब। प्रख्यात की बातों में बेरुखी और अपने परिवार के प्रति नाराजगी साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो मजबूर था अपनी मासी की कसम की वजह से और अपनी माँ की बीमारी की वजह से, वरना उसका बस चले तो वो अभी अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आए। राणावत जी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी माँ को पानी पिलाते हुए बोला, आप आराम कीजिए और यकीन मानिए आपको दुनिया की सबसे अच्छी बहू मिलेगी, लेकिन फिलहाल इन सब बातों को भुलाकर अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इतना कहकर राणावत जी अपने पापा के पास आए और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए शांति से बोले, आई नो आप सबको बुरा लग रहा होगा और लगना जायज भी है, लेकिन जरा हमारी सिचुएशन भी समझने की कोशिश कीजिए, और वैसे भी हम अपने फैसले पर अटल हैं। तो आप मिस्टर मेहता को मना कर दीजिए और हम भी उनसे और काव्या से माफी मांग लेंगे। प्रख्यात की बात सुनकर मान सिंह जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोले, आपको जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, हम कोई उतावले नहीं है, जाकर आराम कीजिए। प्रख्यात ने नाराजगी से अपनी मासी की तरफ देखा और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही गजेंद्र जी उदास होकर अपनी बीवी के पास आए और उन्हें अपने सीने से लगाकर शांत करते हुए बोले, आप रोएंगे नहीं, वरना आपके बेटे गुस्सा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम उनकी शादी काव्या से करवा देंगे, लेकिन बस कुछ वक्त दे दो, तब तक आप ठीक हो जाइए और हम प्रख्यात को शादी के लिए मना ही लेंगे। गजेंद्र जी की बात सुनकर रवीना जी डरते हुए अपने मन में बोली, अब प्रख्यात कभी नहीं मानेंगे जीजा जी, उन्होंने अपनी जीवन संगिनी ढूंढ ली है और वो ही उनके लिए बेहतर है।
अब तो ना होगा, बस एक बार दीदी की तबीयत ठीक हो जाए तो हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें उनकी प्यारी सी बहू मिल गई है। लेकिन उससे पहले एक बार हम भी अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। रवीना जी अपने मन में ही चिंतित हुए जा रही थी और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मानसिंह जी को काफी हैरानी हो रही थी। रवीना जी अपनी बहन के पास आई और प्यार से बोली, दीदी आप बस अपनी तबीयत पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है और बेहतर होगा। जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद तो इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। शिप्रा जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कुछ देर बाद रवीना जी वहां से चली गई। उनके पीछे पीछे मान सिंह भी चले गए। रात के 10 बज रहे थे और राणावत जी बेचैनी और बेताबी से अपने कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उनके दिल और दिमाग में बस उनकी नई नवेली दुल्हन घूम रही थी, जो अकेली डर रही होगी इस अनजान शहर में। राणावत जी को इससे पहले कभी अपने परिवार वालों पर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना आज आ रहा था। काफी देर तक वे खुद से लड़ते रहे और अंत में परेशान होकर वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सीने को मसलते हुए शिद्दत और तड़प से बोले, श्रीनिका। ये पुकार इतनी सच्ची और शिद्दत भरी थी कि दूर होटल में अपने रूम के एक कोने में जमीन पर सिकुड़ कर बैठी श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा और वो अपनी बेचैन नजरों को उठाकर इधर उधर देखते हुए बोली, राणावत जी। ये पुकार भी इतनी सच्ची थी कि शॉवर के नीचे खड़े प्रख्यात ने अपनी आंखें तुरंत खोली तो जुनून से बोला, हम आ रहे हैं आपके पास, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। प्रख्यात तुरंत रूम में आया। उसने जल्दी से कपड़े बदले। वही होटल रूम में श्रीनिका जमीन पर घुटनों में मुंह घुसाकर बैठी हुई थी, डर रही थी, कांप रही थी। यहाँ पर सब कुछ उसके लिए नया था और डरावना भी था। उसका खाना भी ऐसे ही पड़ा था, उसने छुआ तक नहीं था। बस कब से एक कोने में बैठी थी, घबरा रही थी। भले ही उसके चाचा चाची उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन वो वहाँ अकेली नहीं थी। आसपास वो सब घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। श्रीनिका उदास सी बोली, क्या राणावत जी ने भी मुझे छोड़ दिया है? मैं सच में किसी रिश्ते के लायक नहीं हूँ क्या? मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मुझे राणावत जी के पास। इतना कहकर वो खामोश हो गई। उसने अपने घुटनों में मुंह घुसा दिया और डरने लगी। ये खामोश कमरा उसे खाने के लिए दौड़ रहा था, उसकी तकलीफ को बढ़ा रहा था। वो खामोशी से बैठी हुई थी, ना खाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी और ना ही कुछ और। बस रोए जा रही थी, डर रही थी। श्रीनिका कोई कमजोर या डरपोक लड़की नहीं है, लेकिन उसके हालात ऐसे हैं कि उसे ऐसा बनना पड़ा। बचपन से ही माँ बाप का साथ नहीं मिला और चाचा चाची ने इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि एक अच्छी खासी लड़की डरपोक और कमजोर बन गई। हर छोटी छोटी बातों से घबराने लगी, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं हारी। भले उसकी किस्मत खराब हो, लेकिन वो लड़ती रही, चुपचाप सबके ताने और डांट खाती रही। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो घबरा ही जाएगा और बिल्कुल उसी की तरह बन जाएगा। राणावत मेंशन। राणावत जी अपना मोबाइल और अपनी कार की चाबी लेकर रूम से बाहर निकल आए और बेबाक होकर नीचे हॉल में आ गए, जहाँ पर रवीना जी इधर उधर टहल रही थी और चिंतित हो रही थी। प्रख्यात ने उन्हें एक नजर देखा और फिर वहां से जाने लगे। तभी रवीना जी उसके पास आई और चिंतित होकर बोली, हमारी बहू के पास जा रहे हैं क्या आप? प्रख्यात, रवीना जी ने अपने हाथ से सोने के कंगन निकाले और उन्हें प्रख्यात को देते हुए बोली, ये लीजिए, बहू को हमारी तरफ से शादी का ये पहला तोहफा दे दीजिएगा और कहिएगा कि कल हम अपनी बहू से मिलने आ रहे हैं। प्रख्यात बेरुखी से बोला, उन्हें बहू बनने ही कहा दिया आपने? अपनी कसम देकर आपने मेरे हाथ पैर जुबान बांध दिए हैं। अब इन कंगनों से क्या होगा? प्रख्यात की बात सुनकर रवीना जी उदास से बोली, हम जानते हैं बेटा कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद श्रीनिका इस घर में होगी, हम सबके साथ पूरे मान और सम्मान के साथ। प्रख्यात उन कंगनों को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, अपनी पत्नी का हक तो हम उन्हें दिलाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन ये कंगन आप खुद उन्हें दे दीजिएगा अपने हाथों से, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके सिर पर भी किसी बड़े का साया है। इतना कहकर राणावत जी तुरंत वहां से चले गए और रवीना जी उदासी से उन कंगनों को देखते हुए बोली, हमारे ऊपर यकीन कीजिए बेटा, हम आपके और बहू के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे और श्रीनिका को उनके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी। बस जल्दी से दीदी की तबीयत ठीक हो जाए। ग्रैंड प्राइम होटल, रात के 11 बजे। श्री अभी भी अपने घुटनों में मुंह घुसाकर खामोशी से जमीन पर बैठी हुई थी और तभी उसके रूम के दरवाजे के खुलने की आवाज आने लगी।
जिसे सुनकर वो और ज्यादा डरने लगी, खुद में सिमटने लगी कि न जाने इतनी रात को कौन आया होगा और अब उसके साथ इस अनजान शहर में क्या होगा। श्री की तो हालत खराब होने लगी थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और घुटनों में मुंह घुसाकर कांपने लगी। तभी रूम का लॉक खुला और एक आकर्षक और दमदार पर्सनालिटी का व्यक्ति, जिसने डार्क ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, बेताब होकर रूम के अंदर आता है। अंदर आकर उसने रूम का दरवाजा बंद किया और जैसे ही सामने की तरफ अपनी जुनूनी और बेताब नजरों से देखा तो उसे अपनी पत्नी कहीं भी नजर नहीं आई। ये देखकर राणावत जी थोड़े परेशान हो गए और बेताबी से बोले, मिसेस राणावत। ये आवाज सुनते ही श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसे राणावत जी नजर आए, जिन्हें देखकर वो भावुक हो गई। प्रख्यात चिंतित होकर आगे बढ़ते हुए अपने पन से और शिद्दत से बोले, मिसेस राणावत कहाँ हैं आप? प्रख्यात की बेचैनी और तड़प बढ़ती जा रही थी। उसे चंदन की महक तो आ रही थी, लेकिन वो मोहिनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो परेशान होने लगे। तभी श्रीनिका की मीठी और मनमोहक आवाज आई, राणावत जी। ये सुनते ही वो आगे आए तो उसने देखा उसकी पत्नी एक कोने में सिमटकर जमीन पर बैठी हुई थी। ये देखकर प्रख्यात को बहुत बुरा लगा। वो तुरंत उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को थामने लगा, लेकिन रुक गया और दूर से ही बेचैनी से बोला, ये क्या? आप इस तरह नीचे क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? श्रीनिका धीमी और डरी सहमी सी हुई बोली, मुझे बहुत डर लग रहा था और इस तरह बैठने से अक्सर मुझे डर नहीं लगता है। ये सुनकर प्रख्यात के सीने में अजीब सा दर्द हुआ। सच में आज तक उसने कितनी सुख सुविधा वाली जिंदगी जी है, लेकिन इस मासूम और नाजुक सी कन्या को तो देखो, कितने दुख के साथ इसने जिंदगी जी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राणावत जी अपनी दमदार आवाज में आदर से बोले, लाइए हाथ दीजिए अपना। श्री ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ राणावत जी के हाथ पर रख दिया और प्रख्यात ने उसे खड़ा कर दिया। खड़े होते ही श्रीनिका ने उससे दूरी बना ली और नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। प्रख्यात की नजर खाने पर पड़ी तो वो गुस्से से बोला, ये सब क्या है? आपने खाना क्यों नहीं खाया? आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। श्रीनिका झेप गई और तुरंत सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। ये देखकर राणावत जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी पत्नी को देखते हुए शिद्दत से बोले, वैसे हमने भी खाना नहीं खाया है। ये सुनकर श्रीनिका थोड़ी खिसक गई और ये देखकर तो राणावत जी का तन बदन सिहर उठा और वो तुरंत उसके पास आकर बैठ गए और बोले, हम अभी और खाना ऑर्डर कर देते हैं। श्रीनिका, इसी प्लेट में से खा लीजिए, हम इतना नहीं खा पाएंगे। प्रख्यात तुरंत अपनी सख्त आवाज में बोला, ठीक से और प्रॉपर खाना खाया कीजिए, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगी और आगे चलकर आपको कई मेहनत के काम करने हैं, तो ताकत बढ़ा लीजिए खुद में। ये सुनकर श्रीनिका सोच में पड़ गई कि उसे आगे जाकर ऐसा क्या मेहनत का काम करना है। वहीं प्रख्यात को एहसास हुआ कि वो जोश जोश में क्या और किसके सामने बोल गया। अपनी बात बदलते हुए वो श्री की प्लेट में से ही खाना खाने लगा और एक टक शिद्दत से उस मोहिनी को देखता रहा, जिसकी सुंदरता की कोई होड़ ही नहीं। उसके बदन से आती चंदन की महक उफ, दीवाना बना रही थी राणावत जी को। कुछ देर बाद राणावत जी विहान से कॉल पर बात करते हुए रूम के बालकनी में चले गए और इसी का फायदा उठाकर श्रीनिका अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने अपने हैंडबैग से कंघी निकाली और आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ ही देर में राणावत जी रूम में आ गए और अपनी पत्नी के खुले बालों को देखते हुए सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गए और अपनी दाढ़ी मसलते हुए जुनून से अपनी बीवी को पीछे से ऊपर से नीचे तक देखने लगे और बावले होने लगे। श्री का अभी ध्यान नहीं था, वो तो अपने बालों में खोई हुई थी। श्रीनिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी और प्रख्यात उसे बेसब्री से घूर रहा था। अब उससे रहा नहीं गया, वो तुरंत उसके पास आया और उसने श्री को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। श्री घबरा गई और राणावत जी उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोले, क्या हम आपको अच्छे लगते हैं? श्रीनिका उसकी मजबूत बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए घबराहट से बोली, जी जी क्या? प्रख्यात बेसब्री से और जुनून से बोला, मतलब हमें देखकर आपको कुछ कुछ होता है? क्योंकि हमें बहुत कुछ हो रहा है, इतना कि बोल भी नहीं पा रहे, लेकिन हाँ करके दिखा सकते हैं, बस एक बार हाँ कह दीजिए। ये सुन श्री शर्म से पानी पानी हो गई और शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसे धक्का देकर सीधा बालकनी की ओर भाग गई। राणावत जी कौन?